नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एपीओ पेपर जो दिनांक 4/5/2025 वैकेंसी साइकिल 25-26 का हुआ था, उसके क्वेश्चंस को मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ। और आज हम लोग एपीओ पेपर जो 4/5/25 का हुआ था उसे मैं आज डील करूँगा। इस पार्ट में मैं राजभाषा के क्वेश्चन को छोड़कर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चंस हैं उसे मैं आज डील करने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक्सपैंड आईआरपीएस। आईआरपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म आईआरपीएस इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इंडियन रेलवे ई परफॉर्मेंस सिस्टम, इंडियन रेलवे ई प्रोडक्शन सिस्टम, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डिफिनेशन ऑफ एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ पे टू द इमोलमेंट्स ऑफ ए पोस्ट और ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ग्रांटेड इन कंसिडरेशन ऑफ द स्पेशली arduous nature of duty or a specific addition to the work or responsibility and include non-practicing allowance granted to doctors in lieu of private practice is called as। इसे स्पेशल पे कहा जाता है। कुछ परिभाषा के रूप में जब आप IREC चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल पे, पर्सनल पे, प्रिजम्पटिव पे, ओवरसीज पे के बारे में बताया गया है। उसे मैं आज कुछ आपको दिखाता हूँ। पे, पर्सनल पे, यहाँ पे बताया गया स्पेशल पे मीन्स एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ पे टू द इमोलमेंट्स ऑफ ए पोस्ट और ऑफ ए रेलवे सर्वेंट granted in consideration of the specially arduous nature of duty or a specific addition to the work or responsibility and include non-practicing allowance granted to doctor in lieu of private practice। और यहाँ पे आपको एपीओ के एग्ज़ाम्स में जब भी बैठेंगे तो आपको परिभाषा का क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि हमेशा आते रहते हैं। स्पेशल पे, प्रिजम्पटिव पे, पर्सनल पे, ओवरसीज पे किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी डेज ए रेलवे एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड फॉर स्पेशल कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटी लाइक ड्रामा, म्यूजिक एंड टेक पार्ट इन इंटर रेलवे इंटर डिविजनल कंपटीशन। जो भी कल्चरल एक्टिविटी के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है वो एक साल में 30 दिन का मिलता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजभाषा का, इसे मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेजेंट रेट ऑफ पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड एनुअली टू स्टाफ बेनिफिट फंड। ये कॉमन क्वेश्चन है जिसे लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन SBF का 800 रुपया होता है, क्योंकि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एडिशनल पोस्ट अलाउंस कैन बी ग्रांटेड ओनली व्हेन द पीरियड एक्सीड डेज। एडिशनल पोस्ट अलाउंस जब कोई पद रिक्त रहता है तो एक लिमिट होती है, उससे अगर ज़्यादा की अवधि तक पोस्ट खाली रहता है तो एडिशनल पोस्ट अलाउंस दिया जाता है। तो एडिशनल पोस्ट अलाउंस जब भी 45 दिन तक आप कार्य करते हैं, उससे ज़्यादा अगर कार्य डबल ड्यूल चार्ज अलाउंस जो पहले था इसका नाम, जिसे 7th पे कमीशन में एडिशनल पोस्ट अलाउंस के नाम से कर दिया गया है। तो जब भी 45 डेज से आप ज़्यादा का काम करेंगे तो उसके लिए एडिशनल पोस्ट अलाउंस आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 अंडर व्हाट कंडीशन ए वर्कर एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री हु हैज़ बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर अंडर एन एम्प्लॉयर शैल बी रिट्रेंच्ड बाय दैट एम्प्लॉयर। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार किन परिस्थितियों में किसी उद्योग में कार्यरत कोई कर्मचारी जो किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम 1 वर्ष तक लगातार सेवा में रहा उस नियोक्ता द्वारा छंटनी की जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। द वर्कर हैज़ बीन गिवन 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग इंडिकेटिंग द रीजन फॉर रिट्रेचमेंट, ये भी सही है आपका। द पीरियड ऑफ नोटिस हैज एक्सपायर्ड, ये भी सही है। द वर्कर हैज़ बीन पेड एट द टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 15 डेज एवरेज पे, ये भी सही है। नोटिस एज प्रिस्क्राइब्ड इज सर्व्ड ऑन द प्रोग्राम, ये भी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आंसर आपका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फॉर ज्वाइनिंग द रिटायर्ड एम्प्लॉय डिवलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997
द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ सर्विस इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। RELHS 1997 जिसके लिए 20 साल की सर्विस होना आपको लाभ लेने के लिए ज़रूरी है, मगर 3 कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें आपकी 20 साल की सेवा अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। जिसमें से एक ऑप्शन है आपका द एम्प्लॉय हु रिटायर्ड एट द नॉर्मल एज ऑफ, जब वो सेवानिवृत्ति कगार पर हो तो 20 साल की सेवा जरूरी नहीं है। द एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस वाइल इन सर्विस, जब वो सेवा के दौरान मर गया हो काम करते हुए। द एम्प्लॉय हु गेट मेडिकली इनवैलिडेटेड वाइल इन सर्विस, जब वो सेवा के दौरान मेडिकली डिकैटेगराइज हो गया तो उस स्थिति में RELHS स्कीम का लाभ लेने के लिए 20 साल की सेवा का शर्त जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। हेड एक्टिविटी ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड, SBF जो 800 पर कैपिटा एलोकेशन होता है उसका भी बाइफर्केट करके डिफरेंट हेड में दिया जाता है। उसको यहाँ पे आपको मैच करना है। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी, तो इसके लिए 36 रुपये की राशि निर्धारित है, ये रेस 36। इमीडिएट रिलीफ इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस राइजिंग आउट ऑफ फ्लड, फेमिन्स इन लैंडस्लाइड, फायर और एनी अदर क्लैमिटी, इसके लिए फ्लड बाढ़ के लिए आपका रेस 24 रुपया पर कैपिटा निर्धारित है। रिक्रिएशन अदर दैन स्पोर्ट्स, इसके लिए पहले 32 रुपया की एलोकेशन निर्धारित था जिसे अब कट करके रेस 25 रुपया कर दिया गया है। और मिसलेनियस के लिए 80 रुपया पर कैपिटा निर्धारित है। तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे। ये ए का हो जाएगा यहाँ पे बी ना, तो ए का हो जाएगा बी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है और किसी में नहीं है। बाढ़ काल के लिए आपका 24 रुपये निर्धारित है, तो बी 2 का हो जाएगा डी। और खेल के अलावा मनोरंजन के लिए 25 रुपये की निर्धारित है, तो 3 का हो जाएगा ए। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही है। विविध के लिए आपका 80 रुपये की राशि निर्धारित है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Which of the following subject can be taken up for redress in centralized public grievance redress and monitoring system? CP ग्राम एक शिकायत करने के लिए एक पोर्टल है जिस पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो उस पर कौन कौन से मैटर को आप CP ग्राम है जो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए RTI मैटर ये आपका CP ग्राम के दायरे में नहीं आता। कोर्ट रिलेटेड सब जुडिस मैटर ये भी आपका कोर्ट के CP ग्राम के दायरे में नहीं आता है। रिलीजियस मैटर ये भी CP ग्राम के दायरे में नहीं आता। और सजेशंस ये भी CP ग्राम के दायरे में नहीं आता। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को आप CP ग्राम के तहत टेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी आप इस मैटर को CP ग्राम के दायरे में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑन वेजेज 2019 प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एनी यूनिट देयर ऑफ एमंग द एम्प्लॉयज ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर इन मैटर्स रिलेटिंग टू वेजेज बाय द सेम एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर डन बाय एनी एम्प्लॉय। वेतन संहिता 2019 की कौन सी धारा किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में एक ही नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित करती है? यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि वेजेज कोड 2019 में जो आया था। तो ये पैरा सेक्शन 3(1) के अनुसार बताया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिला जाता है और कोई भी सेक्स लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेक्शन 3(1) सही होना चाहिए। मैं आपको देख लेता हूँ। क्वेश्चन ID 856। में क्वेश्चन 6002, यहाँ पे सेक्शन 3(1) सही है। सेक्शन 3(1) ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फंड विच इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट? ये भी कॉमन क्वेश्चंस है जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि
उस निधि का नाम क्या है जो संसद से प्राधिकरण प्राप्त होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास रखी जाती है? तो इसका आंसर है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये राजभाषा का पार्ट्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एज पर सेक्शन 2ZQ ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 द टर्म वेजेज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में वेजेज की परिभाषा दिया गया है, उसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा पार्ट आता है? तो वेजेज में बेसिक पे आता है आपका, सही है। डियरनेस अलाउंस भी आता है, ये भी सही है। रिटेनिंग अलाउंस भी आता है, ये भी सही है। एनी ओवर टाइम अलाउंस ये नहीं आता। वेजेज में आपका जो नया कोड 2020 में आया था उसमें सिर्फ वेजेज में बताया गया बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। इसके अलावा आपका कोई भी अलाउंसेस वेजेज के रूप में मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे सर्वेंट? तो मातृत्व अवकाश के लिए अधिकतम 180 दिन का लीव महिला कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एपीओ लेवल का है। A railway servant who, for reasons beyond his control, is unable to appear in the examination test in his turn along with others, shall be given the examination test immediately. He is available, and if he passes the same, he shall be entitled for promotion to the post as if he had passed the examination test in his turn. कोई रेल कर्मचारी जो अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपनी बारी में अन्य लोगों के साथ परीक्षा टेस्ट में बैठने में समर्थ है, उसे उपलब्ध होते ही परीक्षा टेस्ट दिलवाया जाएगा, और यदि वह उसमें उत्तीर्ण हो जाता है तो वह पद पर पदोन्नति के लिए उसी प्रकार पात्र होगा जैसे कि उसने अपनी बारी में परीक्षा टेस्ट में उत्तीर्णता प्राप्त की हो। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। द एक्सप्रेशन रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल अपेयरिंग एबव कवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अब बियॉन्ड हिज कंट्रोल में आपका कौन कौन सा वर्ड है वो आता है? सिकनेस ऑफ द रेलवे सर्वेंट सपोर्टेड बाय द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। ये भी सही है कि आप मेडिकल अधिकृत चिकित्सा परिसर के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित रेल सेवक की बीमारी हो तब आप बियॉन्ड हिज कंट्रोल के दायरे में आता है। Sickness of the members of the railway servants' family supported by the medical certificate of the authorized medical attendant so serious that the railway servant could not be reasonably expected to take the test. इसका ऑप्शन आपका ये है। अधिकृत चिकित्सा परिसर के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित रेल सेवक के परिवार के सदस्यों की बीमारी इतनी गंभीर है कि रेल सेवक से उचित रूप से परीक्षा देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगला ऑप्शन है छुट्टी पर होने या मुख्यालय के अलावा कहीं और ड्यूटी होने के कारण परीक्षण की सूचना न मिलना। प्रशासन ने रेल सेवक को ऐसे परीक्षा या परीक्षण के लिए कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखें कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए बियॉन्ड हिज कंट्रोल के दायरे में आता है, ऑप्शन बी भी बियॉन्ड हिज कंट्रोल के दायरे में आता है, ऑप्शन सी भी जब आप कर्मचारी को एग्जामिनेशन का सूचना नहीं दी है तो वो भी बियॉन्ड हिज कंट्रोल के दायरे में आता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे कर्मचारी को एग्ज़ाम के लिए रिलीव नहीं करता तो वो भी बियॉन्ड हिज कंट्रोल के दायरे में। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 सभी सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑल द गिवन ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन ID 874। यहाँ पे 874 का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग इन विच ऑफ द सर्कमस्टांसेस डियरनेस अलाउंस इज पेबल ड्यूरिंग द लीव पीरियड? लीव इन इंडिया, ज्वाइनिंग टाइम, एक्स इंडिया लीव, अनपेड हॉलीडेज। यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं तो उसमें आप कहीं भी लीव इन इंडिया पे हो या ज्वाइनिंग टाइम के समय आप कार्यभार ग्रहण कर रहे हो या एक्स इंडिया लीव पे गए हो या अनपेड हॉलीडेज जो वर्कशॉप में मिलता है, तो इन सभी स्थितियों में आपको डियरनेस अलाउंस पे किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ऑल द गिवन ऑप्शंस सही होना चाहिए। 876 देख लेता हूँ। यहाँ पे ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट।
ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इन स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन ओलंपिक गेम्स कम्स अंडर विच कंट्री। कोई भी रेल कर्मचारी जब ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौन से कैटेगरी के दायरे में आता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कैटेगरी सी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो यहाँ पे ऑप्शंस कैटेगरी ए सही होगा। जो भी रेल कर्मचारी ओलंपिक्स गेम्स में जब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो कैटेगरी ए के दायरे में आता है। यहाँ पे मैं आपको इसका सर्कुलर दिखा देता हूँ। कैश अवार्ड स्कीम फॉर मेरिटोरियस अवार्ड्स ऑफ रेलवे पर्सन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड स्पोर्ट्स। तो आपका ओलंपिक्स में जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ए के दायरे में आता है, और वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप्स ये कैटेगरी बी के दायरे में आता है। इसी तरह कैटेगरी आपका आई तक है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फॉर ब्रेक डाउन स्पेशल्स एंड मेडिकल रिलीफ ट्रेन्स द कंपटीशन ऑफ किलोमीटर्स शैल बी एट द रेट ऑफ पर आवर फ्रॉम साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ। ब्रेक डाउन स्पेशल और मेडिकल रिलीफ ट्रेन जो भी होते हैं उसमें किलोमीटर की गणना साइनिंग ऑन साइनिंग ऑफ से करने के लिए पर प्रति घंटा 25 किलोमीटर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। In accordance with the Industrial Relation Code 2020, any dash dash or more members of a trade union complying with the provision of this code may apply for registration of the trade union. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार ट्रेड यूनियन का पंजीकरण के लिए कम से कम आपके पास 7 सदस्य होना जरूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राजभाषा क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। Which rule of railway service conduct rule 1966 provide that no railway servant shall in performance of his official duty act in a discourteous manner in his official dealing with public। दोस्तों आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एपीओ की तैयारी करें तो उसके लिए आप कंडक्ट रूल और डीआर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग इससे 10 से 15% क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्कॉर्टियस के बारे में, शिष्टता के बारे में बोला गया कि कोई भी रेल कर्मचारी अपने कर्तव्यपरायण होगा और शिष्टाचार होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3A सही है। 3B में आपका बताया गया है कि रेलवे पॉलिसी जो भी होगा उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, और 3C में आपका सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शंस परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन डिस्कोर्टियस मैनर। तो यहाँ पे ऑप्शन 3A सही होगा कि किसी भी रेल कर्मचारी को हमेशा शिष्टाचार बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1940। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री की परिभाषा जो दिया गया है उसमें आपका क्या क्या आता है। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं। Where on 10 or more workers are working, or where working or any day of preceding 12 months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power। जहाँ 10 या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने के किसी भी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है, तो उसे फैक्ट्री की परिभाषा के अधीन रखा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन चलता है। जहाँ 20 या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने के किसी भी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता के बिना विनिर्माण प्रक्रिया चल रही हो, तो उसे भी फैक्ट्री के परिभाषा के अधीन रखा गया। जहाँ पे जब एड मिलता है तो 10 कर्मचारी होने चाहिए, और जहाँ एड नहीं मिलता है वहाँ पे 20 कर्मचारी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इसमें खदान शामिल है, तो खदान जो माइंस होते हैं वो फैक्ट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित मोबाइल यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, रेस्टोरेंट या खाने की जगह शामिल नहीं है। जितने भी मोबाइल यूनिट्स आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं या रेलवे में जो भी शेड्स हो, जाए वो कैरेज शेड हो या डीजल शेड हो या होटल या रेस्टोरेंट, ये सब आपका फैक्ट्री के परिभाषा में नहीं आता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 सही लग रहा है। ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। मैंने यहाँ पे 1 2 3 मार दिया था जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन ID 842 में आपका ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही है, जो कि
जहाँ 10 वर्कर हों, जहाँ आपको एड मिल रही हो, और जहाँ पे 20 वर्कर हो जब आप एड नहीं मिल रही हो, तो वो फैक्ट्री की परिभाषा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। What is the quota allotted to headquarter of each zonal railway and each division of zonal railway for recruitment against a sports quota through open advertisement in level 1 post? और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन से इसका हेडक्वार्टर लेवल में 10 कोटा निर्धारित है और ईच डिवीजन में 5 कोटा निर्धारित है। इसका ऑप्शन आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन ID 864। 864 का यहाँ पे हेडक्वार्टर में 10 कोटा निर्धारित है और ईच डिवीजन में 5 कोटा निर्धारित है। दोस्तों अगर किसी के पास इससे रिलेटेड कि जोनल रेलवे में या डिवीज़न में स्पोर्ट्स कोटा से कितने वैकेंसी भरे जाते हैं, तो इसका कोई सर्कुलर हो तो प्लीज़ मैं हमें सेंड कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑन वेजेज 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम रिसीविंग बोनस? इफ़ ही इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस फॉर फ्रॉड, तो उसे बोनस प्रदान नहीं किया जाता है। इफ़ ही इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस फॉर राइटर्स और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन प्रीमाइजेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो इस स्थिति में भी आपको बोनस प्रदान नहीं किया जाएगा। इफ़ ही इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस फॉर कन्विक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो इस स्थिति में भी आपको बोनस प्रदान नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 1, 2, 3 दोनों सही है। यहाँ पे ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। When a railway servant summoned to give evidence or to serve as assessor or juror in a court of law, to which of the following is are eligible? जब किसी रेलवे कर्मचारी को न्यायालय में साक्ष्य देने या मूल्यांकन करता या जूरी के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया जाता है, तो कौन सा वो पात्र होगा? He is not entitled by reason for his her position as a government servant to any payment other than those admissible by the rules of court। ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। If the court pay him her any sum as subsistence allowance or compensation apart from payment for travelling expenses, she must credit that sum of railway revenue before drawing full pay for the day of or days of absence। ये भी हमारा सही लग रहा है। The period spent by the railway servant in attending the court as juror and assessor with the permission of HOD should be treated as casual leave। ये भी सही लग रहा है। The period spent by the railway servant in attending the court as juror and assessor with permission of HOD should be treated as duty। तो ये शायद ड्यूटी ट्रीट नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शंस 1, 2, 3 सही लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन ID में चेक कर लेता हूँ क्या सही है। 888 का ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शन ID 8802। यहाँ पे ऑप्शंस 1, 2, 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, जो कि आपको कहीं भी न्यायालय में जब उपस्थित होना होता है तो वो आपको ड्यूटी के रूप में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 33, यहाँ पे राजभाषा क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में डील करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द पेमेंट ऑफ नेशनल हॉलीडे अलाउंस टू नॉन गेस्टेड स्टाफ? द कैश कंपनसेशन इज पेबल इवन व्हेन एन एम्प्लॉय इज ऑन रेस्ट, तो ये भी सही है हमारा। जब कोई कर्मचारी रेस्ट पे हो तो कंपनसेशन दिया जाता है। द कैश कंपनसेशन इज पेबल इवन व्हेन द रनिंग स्टाफ आर ऑन वेटिंग ड्यूटी ऑन ए नेशनल डे। जब भी कोई कर्मचारी नेशनल हॉलीडे के यदि वेटिंग का ड्यूटी है तो उसे भी कैश कंपनसेशन रनिंग कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। मेंबर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वर्क राउंड द क्लॉक एंड आर नॉट इंटाइटल्ड टू पब्लिक हॉलीडेज, हेंस दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपनसेशन फॉर वर्किंग ऑन नेशनल हॉलीडेज। यहाँ पे बताया गया कि जो भी RPF कर्मचारी हैं वो वर्क राउंड द क्लॉक का काम करते हैं और वो पब्लिक हॉलीडे के लिए इंटाइटल नहीं है, परंतु उन्हें कैश कंपनसेशन प्रदान किया जाता है। परंतु यहाँ पे बताया गया कि इफ़ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपनसेशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ऑफिस स्टाफ हु आर एलिजिबल फॉर पब्लिक हॉलीडेज वुड बी इंटाइटल्ड टू एडिशनल पेमेंट इफ़ दे अटेंड ड्यूटी ऑन ए नेशनल हॉलीडे। यहाँ पे कोई भी ऑफिस स्टाफ हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे के दिन अगर ड्यूटी अटेंड करते हैं तो एडिशनल पेमेंट उन्हें प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि उसके बदले आपको रेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है हमारा।
ऑप्शन नंबर 1, 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्कॉट्स एंड गाइड कोटा इन रेलवेज इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। जो भी स्कॉट्स गाइड में जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो किस लेवल पे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट सेपरेटली मतलब अलग अलग होगा, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। एट जोनल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इंक्लूडिंग फॉर प्रोडक्शन यूनिट फॉलोइंग विद देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये हमारा ऑप्शन सही है, जो कि हमने ए ऑप्शन लगा दिया था, जो कि हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन ID 862। 862 में जो भी बताया गया यहाँ पे, द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्कॉट्स एंड गाइड कोटा रेलवे इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। यहाँ पे ऑप्शन है एट जोनल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इंक्लूडिंग फॉर प्रोडक्शन यूनिट फॉलोइंग विद इन टेरिटोरियल आर्मी। जो भी जोनल रेलवे के अंतर्गत उनके क्षेत्रीय अधिकार में उत्पादन इकाई आती है, तो उनकी भी सैंक्शन रिक्ति जो भी रिक्ति होगी उनकी, उसको मिला के स्कॉट एंड गाइड कोटा का रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे टेक्नीशियन 3 का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का परसेंटेज पूछा गया, जो कि यहाँ पे 25%। ऑप्शन नंबर सी सही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा 25% और LDC कोटा 25% और प्रमोशन कोटा हमारा 50% होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि पूछा गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर सी 25% सही है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग चलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिजेलमेंट अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्शियल डिजेबलमेंट में हमारा क्या क्या चीज़ आता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि द डिजेबलमेंट इज ऑफ ए टेम्पोररी नेचर। तो जो भी पार्शियल डिजेबलमेंट होता है या तो वो टेम्पोररी नेचर का होगा या परमानेंट टाइप का होगा। The disablement which reduce the earning capacity of an employee in any employment in which she was engaged at the time of accident resulting in the disablement। जो भी पार्शियल डिजेबलमेंट है तो उसका काम करने की जो क्षमता है वो अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है पार्शियल डिजेबलमेंट में। द डिजेबलमेंट इज ऑफ ए परमानेंट नेचर विच रिड्यूस हिज अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वाज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जब विकलांगता स्थायी प्रकृति की होती है तो उस रोजगार में उसकी कमाई करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था। जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय कर्मचारी अपना 100% देता है, और जैसे ही वो एक्सीडेंट के बाद उसकी काम करने की क्षमता 100% से 80% या 20% 70% हो जाए तो वो पार्शियल डिवेलपमेंट में माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, जो कि मैं ऑप्शन ID में देख लेता हूँ क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 852 हमारा ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट है, जो कि हमारा भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सारे सही हैं जो पार्शियल डिवेलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। What is the name of online learning platform developed as an integral part of the Digital India stack for capacity building of all government employees, providing anytime, anywhere, any device learning to train the user। तो यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो अभी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया उसके बारे में पूछा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया स्टैक के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित ऑनलाइन शिक्षण मंच का नाम क्या है, जो उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस पर शिक्षण प्रदान करता है। तो ये अभी नया नया आईगोट कर्मयोगी पोर्टल आया है, जो कि कहीं भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देता है। और CP ग्राम आपका शिकायत के लिए है, अनुभव पोर्टल आपका रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू बी ऑब्जर्व्ड इन द रेलवे ऑफिस सिचुएटेड इन द स्टेट्स एंड रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप या कोई भी अन्य ऑफिस जोनल रेलवे में हॉलीडे होम से किस प्रकार ऑब्जर्व किया जाता है उसके बारे में आप पूछा गया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस विल ऑब्जर्व नॉट मोर देन 60 वेयर हॉलीडेज इन ए कैलेंडर ईयर। एक साल में 16 दिन से ज़्यादा का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में छुट्टी नहीं प्रदान किया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है।
Of these, 11 would be compulsory holidays, 3 national holidays, namely Republic, Independence and महात्मा गांधी बर्थडे, एंड 8 हॉलीडेज रिलेटिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा सही है। 11 हॉलीडेज कंपलसरी होते हैं और उसमें 3 नेशनल हॉलीडेज होते हैं। द वर्कशॉप स्टाफ ऑफ रेलवे विल ऑल्सो भी इंटाइटल टू 16 हॉलीडेज इन ए ईयर इंक्लूडिंग 3 नेशनल हॉलीडेज। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 15 दिन हॉलीडेज एक साल में प्रदान किया जाता है। इफ एनी ऑफ दीज 16 हॉलीडे फॉल्स ऑन ए संडे, सैटरडे और एनी अदर हॉलीडे, इट वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर हॉलीडे। तो ये हमारा हॉलीडे सब्स्टिट्यूट करने का नियम नहीं है। अगर कोई हॉलीडे सैटरडे संडे का पड़ रहा है तो वो सैटरडे संडे ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा यहाँ पे सही है। In recruitment against Scots and Guide quota in railway, what is the maximum marks allotted for participation in district rallies? यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्वेश्चंस क्या है कि स्कॉट एंड गाइड कोटा में मैक्सिमम मार्क्स पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट रैलीज में कितना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिटेन मार्क्स स्कॉट्स एंड स्पोर्ट्स कोटा का, स्कॉट्स एंड गाइड कोटा का जो रिटेन एग्ज़ाम होता है हमारा 60 नंबर का होता है। उसमें 20 नंबर हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चंस का होता है और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट रैली में हमारा मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि इसमें हमारा 7 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स है, जो कि यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ID 863। यहाँ पे हमारा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स हमारा यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाते हैं पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट रैली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट 1966 डील विथ प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, जो लगभग सभी पर्सनल डिपार्टमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि प्रोविज़न ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन के लिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में 3C निर्धारित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही है। यहाँ पे 3B हमारा रेलवे पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन करने के बारे में है, और 3A हमारा तत्परता और शिष्टाचार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कम्स अंडर विच कैटेगरी। जो भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कंट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत याद आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी A। हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कौन सा कैटेगरी किस किस में आता है तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यहाँ पे कैटेगरी E के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन में हमारा कैटेगरी E नहीं है, परंतु इसका आंसर RRB द्वारा कैटेगरी C दिया गया है, जो कि गलत है। क्वेश्चन ID 86। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कम्स अंडर विच कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन कैटेगरी C दिया गया, जो कि हमारे ख्याल से गलत है। आंसर इसका सही होना चाहिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। जैसा कि ये रेलवे बोर्ड का लेटर जो RV 54/15 में बताया गया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम्स कैटेगरी E के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कैटेगरी E के अंतर्गत है, जो कि यहाँ पे आंसर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is are correct about railway servants entitlement during his her joining time। ज्वाइनिंग टाइम के समय रेलवे कर्मचारी इंटाइटल होगा, इसके आपने बारे में बताया गया कि हाउस रेंट अलाउंस एट द सेम रेट एट विच ही विल बी ड्राइंग द अलाउंस एट द स्टेशन टू विच ही वाज ट्रांसफर्ड। HRA at the same rates at which he was drawing these allowance at the station from where he was transferred।
HRA at the same rates at which he was drawing at the old station or to which he will be drawing at the new station, whichever is beneficial to him her. If he proceed on leave along with joining time, he is entitled for HRA at the full rates irrespective of any मैक्सिमम टाइम लिमिट। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ID 2 जो कि HRA एट द सेम रेट्स एट विच ही वाज ड्राइंग दीज अलाउंस एट द सेम स्टेशन वेयर ही वाज ट्रांसफ़र, ये ऑप्शन सही है कि कोई भी कर्मचारी जब HRA कहीं मकान किराया भत्ता उसी दर पर जिस दर पर वह उस स्टेशन पर भत्ते ले रहा था जहाँ से उसका तबादला हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, उसी के लिए वो इंटाइटल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हेन ए रेलवे सर्वेंट इंस्टीट्यूट ए सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गॉट द पावर टू सैंक्शन द रिमबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। कोई भी रेल कर्मचारी जब रेलवे प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बिना यदि न्यायालय में बात प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए शक्ति किसे प्राधिकार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डिवीजनल रेलवे मैनेजर। तो यहाँ पे विदाउट प्रायर अप्रूवल यदि कोई कर्मचारी रेलवे में रेलवे सर्वेंट कोई कोर्ट में सूट करता है तो उसे रिम्बर्समेंट प्रदान नहीं किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट होगा, जो कि हमारा गलत हो गया था। क्वेश्चन ID 40,894। यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि बिना प्रायर अप्रूवल के यदि आप कोर्ट में कोई भी सूट दायर करते हैं रेलवे कर्मचारी तो उसका रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जनरल मैनेजर में कॉन्डोन द इलिजिबिलिटीज इन इशू ऑफ पासेस, ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट पासेस इशू टू रेलवे सर्वेंट, ये हमारा सही नहीं है। इशू ऑफ हायर क्लास ऑफ पासेस एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट रूल, इसमें माफ़ किया जा सकता है। एक्सेस इशू ऑफ पासेस एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर ड्यूरिंग ए ईयर, ये भी हमारा कॉन्डोम किया जा सकता है। इंक्लूजन ऑफ मोर देन 5 मेंबर्स इन ए पास प्रिविलेज टिकट ऑर्डर व्हेन ए डिपेंडेंट रिलेटिव इंक्लूडेड, इसमें भी कॉन्डोम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2, 3, 4 सही है, जो कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन ID D हमारा यहाँ पे सही है। इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन ID 882, क्वेश्चन ID 882 ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हेन कैन ए सप्लीमेंट्री सिलेक्शन सुटेबिलिटी टेस्ट बी कंडक्टेड, कब किस पूरक चयन उपयुक्तता परीक्षा कब आयोजित किया जा सकता है। व्हेन समन्स फॉर इंटरव्यू बीइंग रिसीव्ड टू लेट बाय द कैंडिडेट्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच द प्लेस ऑफ इंटरव्यू, इस स्थिति में भी सप्लीमेंट्री सिलेक्शंस कराया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशंस फेलवर टू रिलीव हिम इन टाइम फॉर इंटरव्यू, इस स्थिति में भी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कराया जा सकता है। सिकनेस ऑफ द कैंडिडेट एज सर्टिफाइड बाई रेलवे मेडिकल ऑफिसर ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय हैज़ नो कंट्रोल, इस स्थिति में भी सप्लीमेंट्री सिलेक्शन कराया जा सकता है। व्हेन एन एम्प्लॉय नीड्स टू अटेंड हिज हर सेल्फ वेडिंग, ये रीजन पर्सनल रीजन से आप यदि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम्स अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। सिर्फ ये ही 3 कंडीशंस हैं जिसके आधार पे आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में बैठने का अनुमति दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ रूल 15 प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 फॉर विच ऑफ द एक्टिविटीज ए रेलवे सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे सर्विस कंट्रैक्ट रूल 1966 के रूल 15 के अनुसार आप कौन कौन सा बिजनेस विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के आदेश से कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा है इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, तो ये आप विथ प्रायर परमिशन आप कर सकते हैं। कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस और इंश्योरेंस एजेंसी ऑन्ड और मैनेज्ड बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ये भी आप विथ प्रायर परमिशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ ए स्पॉन्सर्ड मीडिया,
ये भी आप विथ प्रायर परमिशन कर सकते हैं। अंडरटेक ऑनरेरी वर्क ऑफ ए सोशल और चैरिटेबल नेचर, इसमें आपको प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं है, जो कि सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का कोई मानद कार्य हो, तो उसमें विथ प्रायर परमिशन आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे 1 2 3 हमारा सही है, जो कि ऑप्शन आई डी 1 2 3 सी नंबर ऑप्शन सही है। मैं चेक कर लेता हूँ 829। ऑप्शन आई डी 1 2 3 हमारा सही है। 4 नंबर में आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट परमिशन ही कोई भी ऑनरेरी कार्ड या सोशल चैरिटेबल नेचर का काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू के बारे में यहाँ बताया कि कौन सा कथन सही है। इट शैल बी लिमिटेड टू द लीव ऑन हाफ एवरेज पे ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। लीव नॉट ड्यू, जो भी कर्मचारी जिसके खाते में लीव नहीं है, तो वो LHAP जो भी भविष्य में अर्न करता है उससे कटौती कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ लीव नॉट ड्यू LHAP के मामले में ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। जो भी कर्मचारी फ्यूचर में अर्न करेगा उससे कटौती कर लिया जाता है LHAP। रेलवे सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू रिजाइन फ्रॉम सर्विस और परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरीली विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द लीव नॉट ड्यू नीड नॉट बी कैंसिल। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लीव नॉट ड्यू नीड नॉट बी, जब कोई कर्मचारी लीव नॉट ड्यू पे है और वो चाह रहा है कि मैं सेवा से रिजाइन दे दूँ या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँ, तो कर्मचारी का जो भी लीव नॉट ड्यू है वो पहले कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी वॉलंटरी रिटायरमेंट या रिजाइनेशन की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा गलत हो गया है। द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 हमारा सही है। 1 2 4 हमारा सही है, जो कि मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन ID 832। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 4 हमारा सही है, जो कि 3 गलत है। ऑप्शन ID 1 2 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इन रेलवे हाउ मेनी मार्क्स अलॉटेड फॉर द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। जो भी कल्चरल कोटा में रिक्ति होती है, रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए अलग से मार्क्स निर्धारित हैं, रिटर्न के लिए अलग से मार्क्स निर्धारित है, और जो भी प्राइज कोई उसका लिया गया है तो उसके लिए भी अलग से मार्क्स निर्धारित है। तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कल्चरल कोटा में 35 नंबर निर्धारित किया गया है। जो इनका रिटन एग्ज़ाम्स होता है वो 50 नंबर का होता है, और प्राइज के लिए 35 नंबर निर्धारित है। इससे मैं आपको आरबी मैं इसका कल्चरल कोटा का जगह उस पर कितने नंबर का मार्क्स दिखा देता हूँ। कल्चरल कोटा का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो रिटेन एग्ज़ाम से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाता है, और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए 35 नंबर का मार्क्स निर्धारित है, और प्राइजेज के लिए 15 नंबर का मार्क्स, टोटल 100 नंबर के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस के बारे में पूछा गया, जो कि 35 नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। In accordance with railway servant hours of work and period of rest rules 2005, who among the following is normally vested with the power to declare the employment of railway servant as intensive or essential retirement art? कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अनुसार किसी कर्मचारी को इंटेंसिव, इसेंशियल एम्प्लॉयमेंट, एक्सक्लूडेड या कंटिन्यूस, जो किसी कर्मचारी को कौन घोषित कर सकता है, इसके लिए पावर एक तो जनरल मैनेजर को दिया गया है और दूसरा PCPO को दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ID देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A है हमारा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, डिविजनल रेलवे मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, जो कि राजभाषा से है, नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 48 अनुभव पोर्टल के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज कैन शेयर देयर राइट्स अप ऑन अनुभव पोर्टल एमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज इन विच कैटेगरी दे कैन राइट। अनुभव पोर्टल पे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए बताया गया है, जो कि आप किस किस कैटेगरी में आप साझा कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, इसमें भी रिटायर्ड कर्मचारियों को सुझाव दे सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेड्स व्हाइल इन सर्विस, इसमें भी रिटायर्ड कर्मचारी सुझाव दे सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, इसमें भी सुझाव दे सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसमें भी सुझाव दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और सजेशन टू रिमूव द लाइन ऑफ वर्क ही सी वाच पार्ट ऑफ, इसमें भी सुझाव दे सकते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सारे सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन ID 850 में देख लेता हूँ सर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 850 ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, जो कि हमारा भी सही है। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। इन सभी स्थितियों में रिटायर्ड कर्मचारी अनुभव पोर्टल पे अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एज पर सेक्शन 62(1)(a ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ए पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट without giving to the employer notice of strike within days before striking। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो कितने दिन के भीतर उसे प्रशासन को सूचना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। अपना ऑप्शन 30 है, 45 है और 60 है। जब कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो किसी भी कर्मचारी को प्रशासन को उसे हड़ताल पे जाने से 60 दिन पहले सूचना देना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है। क्वेश्चन ID 845, ऑप्शन ID 02, यहाँ पे B60, जो कि हमारा भी सही है। कोई भी कर्मचारी जब हड़ताल पे जाएगा तो उसे 60 दिन पहले हड़ताल पे जाने से सूचना देना होता है प्रशासन को। प्रोविडेंट फंड रिडक्शन फ्रॉम पेज बीइंग मेड एट व्हाट रेट, जो भी भविष्य निधि PF कटौती होता है वो किस दर पे किया जाता है। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये है 1/12 पर मंथ या 8.33% ऑफ द सब्सक्राइबर इमूलमेंट। Who among the following has got powers to condone the break in service caused due to participation in illegal strike? कोई भी जब इलीगल स्ट्राइक में भाग लेता है तो उसका जो सेवा में ब्रेक होता है उसे माफ़ करने की शक्ति सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज ईयर ऑफ एज। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार वयस्क की परिभाषा दिया गया है, जिसका आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो उसे ही वयस्क अडल्ट के संज्ञा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशंस टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। नॉन सिलेक्शन पोस्ट के बारे में यहाँ बताया गया कि स्टाफ इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड विथ ए मिनिमम सर्विस ऑफ 2 years इन दैट ग्रेड विल ओनली बी एलिजिबल फॉर प्रमोशंस। ये भी हमारा सही है। लोअर ग्रेड में कम से कम 2 साल का सेवा होना अनिवार्य है प्रमोशन के लिए। द कंडीशन ऑफ 2 years सर्विस शुड स्टैंड फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन, नॉट नेसेसरली एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। ये हमारा गलत है। The service, if any, rendered on ad hoc basis followed by regular service without break will not be taken into account for calculating the period of service। ये भी हमारा गलत है। विदाउट ब्रेक यदि कोई सर्विस एड हॉक बेसिस पे है तो उसकी सेवा प्रमोशन के लिए काउंट की जाती है, जो कि यहाँ पे विल नॉट बताया गया, जो कि हमारे यहाँ पे गलत है। An employee who has passed a suitability test once need not be called for the test again and should be eligible for promotion as and when vacancy arise। जब कभी सुटेबिलिटी टेस्ट में कोई कर्मचारी एक बार पास कर दिया जाता है तो वो किसी कारणवश अपना पदोन्नति नहीं लिया हो तो जब भी वह दोबारा सुटेबिलिटी टेस्ट होगा तो वो उसे दोबारा सुटेबिलिटी टेस्ट में कॉल नहीं किया जाएगा और वैकेंसी अराइज होने पे उसे पदोन्नति प्रदान किया जाता है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। सॉरी, ये हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही था। द कंडीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस शुड स्टैंड फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन एंड नॉट नेसेसरली एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। 2 वर्ष की सेवा की शर्त वास्तविक पदोन्नति के समय पूरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि विचार के चरण में ही हो। तो ये हमारा सही है। ऑप्शन आई डी 1, 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 868 में देख लेता हूँ। 868 ऑप्शन आई डी 8002 जो कि 1, 2 और 4 हमारा सही है। 1, 2 और 4 हमारा सही है। Here a selection panel has been approved by DRM in a division and the panel needs modification on account of procedural irregularity. Who among the following is the approving authority? जब भी कोई पैनल में मॉडिफिकेशन करना हो तो जो अथॉरिटी पैनल को अप्रूव करते हैं तो उससे हायर अथॉरिटी ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पैनल में। तो हमारे जब डीआरएम साहब जब पैनल को अप्रूव किए तो उनसे ऊपर हमारे पीएचओडी होते हैं जो कि प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। How the seniority of the candidates who are recruited by RRB in one exam batch and sent for initial training to training schools in one batch is determined. जहाँ भी आरआरबी के द्वारा भर्ती होता है तो जहाँ भी ट्रेनिंग शामिल होता है वहाँ पे वरीयता ट्रेनिंग एग्जाम्स में पास करने वाले जो भी अंक मेरिट होता है उसके आधार पे वरीयता निर्धारित किए जाते हैं। और जहाँ पे ट्रेनिंग शामिल नहीं हो तो वहाँ पे पैनल के हिसाब से ही वरीयता बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। द सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट ऑर्डर ऑब्टेन इन आरआरबी एग्जाम प्लस द ओवरऑल मेरिट ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, जो कि बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट ऑर्डर ऑब्टेन इन आरआरबी के आधार पर होगा। यहाँ पे गलत है। The seniority will be determined in the order of overall merit obtained in the examination held in the training schools at the end of training period. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, जो कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जो एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें मेरिट के आधार पे वरीयता बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। As per section 2D of the Industrial Relation Code 2020, which of the following is correct with reference to the terms average pay? As per section 2D of the Industrial Relation Code 2020, which of the following is correct with reference to the terms of average pay? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार एवरेज पे की परिभाषा दिया गया है, उसके अनुसार क्या सही है। इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कर इन 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ, in case of weekly paid worker in 4 complete weeks, in the case of daily paid worker in 12 full working days preceding the date on which the average pay becomes payable, if the worker had worked for 3 complete calendar months or 4 complete weeks or 12 full working days, as the case may be, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to the workers during the period he actually worked. इसका ऑप्शंस मैं देख लेता हूँ। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट मैं मारा था। इसका ऑप्शंस यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार बताया गया है कि एवरेज पे मीन्स इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कर इन 3 कंप्लीट मंथ। जब कोई मंथली पेड वर्कर हो तो उसका एवरेज पे का मतलब होता है 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। और यदि कोई साप्ताहिक हो तो उसका 4 कंप्लीटेड वीक्स काउंट किया जाता है। यदि कोई डेली पेड वर्कर हो तो उसका 12 फुल वर्किंग डेज काउंट किया जाता है। और यदि प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच द एवरेज पे बिकम्स पेएबल इफ द वर्कर हैड वर्क फॉर 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ और 4 कंप्लीट वीक्स और 12 फुल वर्किंग डेज एज द केस मे बी, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a worker during the period he actually worked. तो यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 से क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं।
हमारा भी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है, जो कि क्वेश्चन ID 837, ऑप्शन ID ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 विद इन व्हाट टाइम लिमिट द कंपनसेशन टू बी पेड। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट 1923 के अनुसार कोई भी क्षतिपूर्ति 1 महीने के भीतर भुगतान करने का सीमा निर्धारित किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 1 महीने के अंदर कंपनसेशन को भुगतान करना अनिवार्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। हाउ द सीनियरिटी ऑफ रेलवे एम्प्लॉय हु आर ट्रांसफर फ्रॉम वन सीनियरिटी यूनिट टू अनदर सीनियरिटी यूनिट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट इज रेगुलेटेड। कोई भी कर्मचारी जब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका वरीयता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वरीयता कर्मचारी इस यूनिट में पा रहा है वही वरीयता कर्मचारी को वहाँ पे भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड एज द केस मे बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है कि कर्मचारी का जो भी जिस ग्रेड में एंट्री ग्रेड होता है, डेट होता है, वही उसी आधार पे दूसरे यूनिट में भी उसकी वरीयता निर्धारित की जाती है। When a railway servant's father is missing for a period of at least years, he can include his sisters as dependent relatives in the privilege passes PTO. जब किसी कर्मचारी के फादर लापता हो जाते हैं तो कितनी अवधि तक लापता होने पे वह अपनी बहन को विशेषाधिकार पास PTO में आश्रित रिश्तेदार के रूप में शामिल कर सकता है। तो यहाँ पे मिसिंग फादर के केस में है कि कोई भी कर्मचारी यदि 7 साल तक गुम लापता हो जाता है तो उस स्थिति में रेलवे कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति और जो भी पास PTO सुविधा मिलता है उसे दिया जाता है। तो यहाँ पे कम से कम वो 7 साल यदि एटलीस्ट 7 ईयर्स वो लापता हो तो उस स्थिति में कर्मचारी के अपने बहन या किसी भी डिपेंडेंट को रिश्तेदार के रूप में आश्रित रिश्तेदार के रूप में शामिल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन ID 836, ऑप्शन नंबर 7 साल सही है। What is the procedure to be adopted by a railway servant when she wants to change his her name to a new name? कोई भी कर्मचारी जब अपना नाम परिवर्तन कराना चाहता है तो वो क्या क्या प्रक्रिया करना होता है उसके बारे में पूछा गया है। द पब्लिश द चेंज ऑफ नेम इन गजट ऑफ इंडिया। कोई भी कर्मचारी जब अपना नाम परिवर्तित करता है तो उसे गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कराना होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। पब्लिश द चेंज ऑफ नेम इन ए प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी आपको पब्लिश कराना अनिवार्य है। ये भी हमारा सही है। एग्जीक्यूट ए डीड इन फॉर्म नंबर 75 ऑफ अपेंडिक्स 9 ऑफ IREM वॉल्यूम। ये भी हमारा एक डीड फॉर्म नंबर 75 उसमें आपको जमा करना होता है। चेंज हिज नेम इन हिज ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एज ए प्री रिक्वायर्ड चाइल्ड। ये हमारा कंडीशन 4 सही नहीं है कि कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में चेंज कराना नाम अनिवार्य हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 883 यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन ID ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 हमारा यहाँ पे सही है। दोस्तों ये हमारा APO एग्ज़ाम्स जो कि 4/5/2025 का हुआ था तो उसमें ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमारे कुल 88 मार्क्स आए हैं।
दोस्तों ये हमारा प्रथम प्रयास था जिसमें मैंने आउटस्टैंडिंग स्कोर किया है, और ये सारा जो भी मार्क्स आए वो सारे मास्टर सर्कुलर और इस्टेब्लिशमेंट कोड और रेलवे मैनुअल पढ़ के ही आए हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर एपीओ एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना है तो आपको मास्टर सर्कुलर, रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड और रेलवे मैनुअल की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप हमारे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, जो कि सारे मास्टर सर्कुलर मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ ही दिन में बनाऊंगा, पार्ट 2। धन्यवाद।